हेलो एवरीवन, दिस इज़ राज एंड आई वेलकमिंग यू अगेन टू माय चैनल द सिविल नेटवर्क। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्वेइंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ठीक है, इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इन प्रैक्टिस सेट में सर्वेइंग के मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज़ क्यों हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, मैं जैसे हर वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे बहुत से न्यू व्यूअर्स भी रहते हैं जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं जल्दी से कि ये एक क्विक वीडियो के फॉर्मेट में हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये आपकी नॉलेज को काफ़ी इंक्रीज़ कर देंगे सिविल इंजीनियरिंग की। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को सेल्फ एनालिसिस और रिवीजन के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि जो हमने इस वीडियो में क्वेश्चंस पुट अप किए हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे, मतलब किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। और हाँ, सारे क्वेश्चन नहीं डाले वो वाले जो कि आ चुके हैं, बट 70 to 80% मैं बोलना चाहूँगा हमने पुट अप किए हैं। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि हम हर प्रैक्टिस सेट में अपने करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। So question number first, the great circle which passes through the zenith point, nadir point and pole is known as। ये कह रहा है कि वो ग्रेट सर्कल जो कि पास होता है जीनिथ पॉइंट से, नादिर पॉइंट से एंड पोल से, उसे क्या बोलते हैं। तो आपके ऑप्शन है ए मेरिडियन, बी वर्टिकल सर्कल, सी प्राइम वर्टिकल या डी नन ऑफ दीज। तो बताइए। तो इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन, मतलब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में डिस्कस किया था, बताया था आपको। तो आप वो वाले प्रैक्टिस सेट भी ज़रूर देख लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस डाले हैं मैंने उनमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरिडियन। तो मेरिडियन ही वो ग्रेट सर्कल होता है जो कि पास होता है जीनिथ पॉइंट, नादिर पॉइंट और पोल से। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, टू ऑब्जर्व एन इंक्लूडेड एंगल विद बेटर एक्यूरेसी देन व्हाट इज अचीवेबल बाय द वर्नियर, इट विल बी एडवाइज टू प्रेफर। ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि वर्नियर से जो एक्यूरेसी हमको मिलती है उससे भी अच्छी एक्यूरेसी हमें अगर चाहिए मेज़र करने के लिए इंक्लूडेड एंगल को, तो हमें कौन सा मेथड को यूज़ करना चाहिए। तो हमारे ऑप्शन है ए मेथड ऑफ रिपीटिशन, बी मेथड ऑफ रीइटरेशन, सी मेथड ऑफ डबल ऑब्जर्वेशन या डी मेथड ऑफ एग्जैक्टनेस। तो बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेथड ऑफ रिपीटिशन। मेथड ऑफ रिपीटिशन में क्या होता है कि हम जो मेज़रमेंट करते हैं वो बहुत बार करते हैं। ठीक है, और जो भी हमारा उसका रिजल्ट निकल के आता है उसका हम एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। तो इस वजह से क्या है, हम के रिपीटेड बार एक ही चीज़ को मेज़र करते हैं, तो इसलिए एरर बहुत कम हो जाता है और उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है। ओके, नाउ नेक्स्ट। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है बट फिर भी बहुत लोगों के लिए ये हो सकता है टफ। तो व्हाट इज़ द लास्ट रीडिंग बिफोर द लेवल इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड। ये क्या कह रहा है कि लेवल इंस्ट्रूमेंट जो हमारा होता है लेवलिंग करने के लिए, उसमें जो लास्ट रीडिंग होती है बिफोर शिफ्ट करने से पहले, वो क्या होती है। तो हमारा ऑप्शन ए है फोर साइड, बी इंटरमीडिएट साइड, बी बैक साइड या डी ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर साइड। ठीक है, जो हमारी जो लास्ट रीडिंग होती है बिफोर शिफ्ट करने से अपने इंस्ट्रूमेंट को, वो फोर साइड होती है। अगर वहीं पर हम पूछें कि हमारी जो फर्स्ट रीडिंग होती है वो क्या होती है, तो वो होती है बैक साइड। तो बैक साइड इज आवर फर्स्ट रीडिंग और लास्ट रीडिंग इज आवर फोर साइड। ओके, इसको डायरेक्ट भी आप लोग याद रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फिक्स ऑफ अ प्लेन टेबल फ्रॉम 3 नोन पॉइंट्स इज गुड। ठीक है, कंडीशन क्या बोल रहा है, गुड इफ द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन लाइज। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बट इसमें थोड़ा सा समझने का है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ऑप्शंस पढ़ के बता देता हूँ। ए inside the great triangle, B outside the great triangle, C on the circumference of the circumscribal circle और D outside the greater triangle but within the great circle। ठीक है, नाउ इसमें फिक्स का क्या मतलब है कि ये फिक्स जो होता है प्लेन टेबल में, वो जो डिनोट करता है वो करता है एक्यूरेसी को। फिक्स की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं
द एक्यूरेसी विद विच अ प्लेन टेबल स्टेशन कैन बी लोकेटेड थ्रू 3 पॉइंट प्रॉब्लम। ओके, तो ये होती है फिक्स की डेफिनेशन। ये तो हमने डेफिनेशन देख ली, बट अब हम इसको समझते हैं डायग्राम से। ठीक है, जैसे कि ये हमारी एक प्लेन टेबल है, ठीक है, और ये हमारे 3 नोन पॉइंट हैं जिसकी हमारे को पोजीशन ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम हमारे प्लेन टेबल पे जो हमारा प्लान रहता है या ड्राइंग शीट रहती है उसके ऊपर हम प्लॉट करेंगे इसको। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये कुछ इस तरीके से हमारा आ गया। जैसे कि ये ट्राइंगल है हमारा ग्राउंड पर इस टाइप से, तो इसको हम प्लॉट करेंगे अपनी प्लेन टेबल की शीट पर। तो ये कुछ लाइक ऐसे आ गया। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ स्मॉल ए, इसको स्मॉल सी और इसको स्मॉल बी से। ठीक है, नाउ अब ये क्या कह रहा है कि अगर हम इसका मतलब ओरिएंटेशन प्लेन टेबल पर लें, अगर इन पॉइंट्स की, इन स्टेशन की प्लेन टेबल पर, तो जैसे कि ये ओरिएंटेशन ले रहे हैं और उतने ढंग से नहीं बन पाएगा, बट मैं फिर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लाइक दिस और इसका लाइक दिस। ठीक है, तो ये एक पॉइंट पे जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये हमारा स्टेशन है, मान लीजिए। ठीक है, पी। तो इसका कहने का मतलब है ये जो कंडीशन होती है वो किस तरीके से होती है कि इसमें कह रहा था कि गुड कब होगा, जो हमारी एक्यूरेसी है प्लेन टेबल की। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन बोल रहा है ना, ये इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ये पी की बात कर रहा है। ये जो पी यहाँ पे मैंने नोट करा है जहाँ पर प्लेन टेबल हमारी प्लेस्ड है उस पॉइंट पर। ठीक है, तो ये कह रहा है गुड कब होगा, तो हमारा गुड जब होता है जब अगर इनका इंटरसेक्शन जो हो रहा है वो हमारा जो ग्रेट ट्रायंगल हमने प्लॉट किया था उसके अंदर आ जाए। ठीक है, इस वजह से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनसाइड द ग्रेट ट्रायंगल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा और आप पढ़ें और समझने की कोशिश करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 2 contours of different elevation may cross each other only in a case of। ये क्या कह रहा है कि 2 कंटूर लाइंस या 2 कंटूर जो डिफरेंट एलिवेशन के हैं में क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं किस केस में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे कंटूर के जो करेक्टरिस्टिक होते हैं उनमें वो क्या होते हैं कि जो 2 कंटूर लाइन है डिफरेंट एलिवेशन की वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, पर उसमें एक एक्सेप्शन होता है, उसी की ये बात कर रहा है। तो हमारे ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन ए है एन ओवरहैंगिंग क्लिफ, बी ए वर्टिकल क्लिफ, सी ए सैडल, या डी एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एन ओवरहैंगिंग क्लिफ। तो ओवरहैंगिंग क्लिफ के केस में क्या होता है, जो 2 कंटूर लाइन होती है डिफरेंट एलिवेशन की वो एक दूसरे को क्रॉस कर देती हैं। ठीक है, और वहीं पर मैं बात करूं एक और इसके करेक्टर में एक्सेप्शन होता है, वो होता है इन केस ऑफ वर्टिकल क्लिफ। ठीक है, वो क्या होता है उसको भी देखते हैं। उस केस में ये होता है कि कंटूर लाइंस ऑफ डिफरेंट एलिवेशन यूनाइट टू फॉर्म वन लाइन। मतलब क्या है कि अगर बोले कि कंटूर लाइंस ऑफ डिफरेंट एलिवेशन, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में उसमें भी यही पूछा गया था यूनाइट, बट इसमें कह रहा है यूनाइट टू फॉर्म अ वन लाइन, के 2 लाइन ना यूनाइट होकर एक ही लाइन बन जाए। तो अगर इस क्वेश्चन आपका ये आता तो उस केस में आपका आंसर क्या हो जाता, वर्टिकल क्लिफ। बट एक्चुअल में क्या होता है, जो 2 कंटूर लाइन है डिफरेंट एलिवेशन की वो आपस में कभी यूनाइट नहीं हो सकती। ठीक है, बट ये एक्सेप्शन केस होते हैं 2, ओवरहैंगिंग क्लिफ के और वर्टिकल क्लिफ के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया सेंट्रल इंजीनियरिंग एजेंसी ऑफ मैपिंग एंड सर्वे इज फाउंडेड इन। जो सर्वे ऑफ इंडिया है, इंडिया की मैपिंग और सर्वे एजेंसी, वो कौन से ईयर में फाउंड हुई थी। ठीक है, तो ए 1700, बी 1767, सी 1801 या डी 1850। बताइए, ये भी पूछा जा सकता है एग्जामों में, क्योंकि आजकल इस टाइप के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1767। ठीक है, इसकी एक एडिशनल पॉइंट भी बता देता हूँ मैं कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है देहरादून, उत्तराखंड में। ठीक है, now next, now question number 7, an internal focusing type telescope in surveying is focused by the movement of। option A objective glass of telescope, B convex lens in telescope, C concave lens in telescope, या D plano convex lens in telescope। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कॉनकेव लेंस इन अ टेलीस्कोप। ठीक है, यहाँ पर हमारे दो टाइप के टेलीस्कोप होते हैं मेनली। फर्स्ट वन इज आर एक्सटर्नल टाइप टेलीस्कोप और सेकंड इंटरनल टाइप। ठीक है, टेलीस्कोप, फर्स्ट वन एक्सटर्नल, सेकंड इज इंटरनल। ठीक है, इसमें इंटरनल टाइप का पूछा गया था, तो इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या होता है मेनली। कि जो हमारा एक्सटर्नल टाइप टेलीस्कोप होता है उसमें हमारे जो आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो हमारे दो ट्यूब्स में रहता है। ठीक है, और जो हमारे स्क्रू होते हैं फोकसिंग, वो ट्यूब्स के बीच में मूवमेंट होता है उसका। ठीक है, जो आई पीस और ऑब्जेक्टिव होता है उसका। वेयर एज अगर मैं इंटरनल टाइप टेलीस्कोप की बात करूं, ठीक है, सेकंड वाले, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा आई पीस और ऑब्जेक्टिव होता है वो फिक्स रहता है और एक ट्यूब में हमारे लेंसेज फिट होते हैं। तो हमारे जो स्क्रू का रोटेशन होता है उससे हमारे लेंस का मूवमेंट होता है। ठीक है, ना कि हमारे आई पीस और ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है एक्सटर्नल टाइप में और इंटरनल टाइप में टेलीस्कोप में। Now next question number 8. The distance between steps for measuring downhill to obtain better accuracy. Option A, increasing with increasing the of slope. B, decreasing with increase of slope. C, decrease with decrease of weight of chain. या D, none of the above. ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं बेसिकली। इसमें मेन जैसे पूछा है कि जो डिस्टेंस बिटवीन द स्टेप्स फॉर मेजरिंग डाउनहिल, डाउनहिल मतलब ये स्लोपी सरफेस है। ठीक है, तो स्लोपी सरफेस के लिए हमारी एक रूल होता है कि अगर हमारी जो सरफेस है वो स्लोपी रहेगी, ठीक है, तो जो हमारी डिस्टेंस होगी बिटवीन द स्टेप वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। वेयर एज अगर सरफेस जो हमारा है वो फ्लैट है तो हमारी जो स्टेप्स के बीच की डिस्टेंस होगी वो इंक्रीज होगी। ये तो वैसे भी अंडरस्टूड है कि स्लोपी सरफेस पे चलने में हमारे को थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी एज़ कम्पेयर टू फ्लैट सरफेस। तो ठीक है, तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर स्लोपी सरफेस की बात की गई है, इसलिए जो डिस्टेंस बिटवीन द स्टेप है वो डिक्रीज होगी विद द इंक्रीज ऑफ स्लोप। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उस पर मैं स्टार बना देता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो 9th क्वेश्चन, द मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस ऑफ द लेमनस्केट कर्व हैविंग मैक्सिमम पोलर एंगल अल्फा इज गिवन बाय। ठीक है, किसकी बात पूछ कर रहा है कि मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस होती है जो लेमनस्केट कर्व की, ठीक है, उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे ऑप्शन है 3r साइन अल्फा बाई 2, बी 3r साइन अल्फा, सी 3r साइन स्क्वायर अल्फा, या डी 3r साइन 2 अल्फा। तो बताइए। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेमनस्केट कर्व का क्या फॉर्मूला रहता है, जिसे हम r से डिनोट कर रहे हैं। तो हमारे रेडियल डिस्टेंस बाई 3 साइन 2 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियल डिस्टेंस पूछ रहा है, आर डी से लिख देता हूँ। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, r इंटू 3 साइन 2 अल्फा। तो हम देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी जेईई में आया हुआ है। द अलाउएबल लेंथ ऑफ एन ऑफसेट डिपेंड्स अपॉन। अलाउएबल लेंथ होती है ऑफसेट की, वो किस पर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन ए, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, बी मेथड ऑफ सेटिंग आउट परपेंडिकुलर, सी स्केल ऑफ प्लॉटिंग एंड नेचर ऑफ ग्राउंड, या डी ऑल ऑफ द अबव। बताइए। तो ये सब पर डिपेंड करती है, जितने भी चारों फैक्टर लिखे हुए हैं, तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया और 4 ये हो गया। ठीक है, तो ये सब पर डिपेंड करती है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, अगेन अ गुड क्वेश्चन, हाउ मैनी नंबर ऑफ लिंक्स आर प्रेजेंट इन 1 मीटर लेंथ ऑफ चेन। ठीक है, नंबर ऑफ लिंक्स पूछ रहा है, 1 मीटर चेन में कितनी होती हैं। ऑप्शन ए 2, बी 5, सी 8 या डी 10। बताइए। चलो इसको पहले मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैट्रिक चेन जो होती है वो दो साइज किस किस में आती है, 20 मीटर और 30 मीटर में।
ठीक है। 20 मीटर में कितने लिंक्स होते हैं? 100 लिंक्स, ठीक है। और 30 मीटर में बात करूँ तो 150 लिंक्स। तो अगर यहाँ से मैं 1 मीटर में पूछूं तो किसी को भी लेकर कर लेते हैं। 20 मीटर में जैसे, ठीक है, 100 लिंक्स, तो 1 मीटर में कितने हो गए? 100/20 इक्वल्स टू 5 लिंक्स, ठीक है। ऐसे अगर 30 मीटर से भी निकालोगे तो भी डिवाइड दोगे तो 5 लिंक्स ही आएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। ओके, समझ में आया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अगेन अ गुड क्वेश्चन। इफ P is the pull applied at the end of the tape in kg, L is the length of the tape between the supports in meter, W is the weight per unit length of tape in kg per meter, then sag correction। सैग करेक्शन की बात कह रहा है कि सैग करेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला है, फॉर्मूला ही दिए हैं ऑप्शन में, तो हमें करेक्ट फॉर्मूला बताना है सैग करेक्शन का, ठीक है। सेकंड तो आप लोग जानते होंगे क्या होता है, जानते हैं नहीं जानते? जब हम कोई भी 2 पॉइंट के बीच में टेप से मेज़रमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे कि ये कोई ग्राउंड है और हमारा जो है एक ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और हमें यहाँ से मेज़रमेंट करना है ए से बी पॉइंट तक की डिस्टेंस मेज़र करनी है। तो हमने मान लीजिए यहाँ पर टेप से मेज़रमेंट करी अपनी, ठीक है। यहाँ से खींच रहे हैं और यहाँ से खींच रहे हैं, बट ड्यू टू वेट, इस टेप का कुछ वेट होगा, उस वेट की वजह से क्या होता है, इसमें एक डाउनवर्ड, थोड़ा सा टेप डाउनवर्ड जाने लगता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सैग एरर बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम करेक्ट करते हैं अपने मेजरमेंट में। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइनस टाइम्स W² LQ डिवाइडेड बाई 24 P², ठीक है। इसको एक तरीके से और लिखते हैं, वो भी बता देता हूँ, ठीक है। W² L अपॉन 24 P², ठीक है। यहाँ ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है फॉर्मूला इससे, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो W दिया हुआ है वो वेट पर यूनिट लेंथ में है, बट यहाँ का जो W है वो ओनली वेट है, ठीक है, वेट ऑफ टेप, द होल टेप, नॉट पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इस वजह से ये फॉर्मूला ये बन जाता है। तो ऑप्शंस इस फॉर्म में भी दे सकता है, इस फॉर्म में भी दे सकता है, तो आप इसका ध्यान रखना कि वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ टेप बोल रहा है या वेट ऑफ टेप बोल रहा है ना। एक पॉइंट और है इसमें कि जो सैग करेक्शन होता है, वो सैग करेक्शन जो होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, ये याद रखना, ठीक है। और जो सैग एरर हमारा आता है वो क्या आता है? हमेशा पॉजिटिव। तो ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट है आपको जो कि याद रखने हैं, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एंगुलर मेजरमेंट मेथड ऑफ द ट्रैवर्सिंग? बताइए। ए फास्ट निडल मेथड, बी लूज निडल मेथड, सी डायरेक्ट एंगल मेथड, या डी ऑल ऑफ द अबव। ये पूछ रहा है इनमें से कौन से एंगुलर मेजरमेंट मेथड है ट्रैवर्सिंग के। तो आपने ट्रैवर्सिंग अगर पढ़ा है तो आप ये इजीली बता देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही जो मेथड हैं वो एंगुलर मेजरमेंट मेथड हैं ट्रैवर्सिंग के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Bordich method for balancing the traverse is based on the assumption that the error in linear measurement is dash proportional to square root of L and angular measurement is dash proportional to under root of L where L is the length of the line, ठीक है। ये बोल रहा है Bordich मेथड में जो लीनियर मेजरमेंट होता है, ठीक है, हमारे लेंथ की जो मेजरमेंट होती है वो प्रोपोर्शनल होती है, कैसे? डायरेक्टली या इनवर्सली, ये पूछ रहा है। तो मैं बताऊं, वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल, वेयर एज अगर मैं एंगुलर मेजरमेंट की बात करूं तो वो कैसे होती है? वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीनियर मेजरमेंट के डायरेक्टली और एंगुलर मेजरमेंट के इनवर्सली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द कर्व कंपोज्ड ऑफ 2 कर्व्स ऑफ डिफरेंट रेडी, मतलब रेडियस, having their center on the opposite side of the curve and having common tangent is known as, ठीक है।
वो कर्व पूछ रहा है जो दो कर्व से मिलकर बनती हैं, जिनकी रेडियस डिफरेंट होती हैं, ठीक है, उनके सेंटर के साथ साथ, मतलब सेंटर भी डिफरेंट होते हैं, बट क्या होता है, और अपोजिट साइड में होती हैं, बट एक कॉमन टेंजेंट से मिलकर बनती हैं। तो हमारे ऑप्शन है ए सिंपल कर्व, बी कंपाउंड कर्व, सी रिवर्स कर्व या डी ट्रांजिशन कर्व। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स कर्व। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम से भी बनाकर दिखा देता हूँ कि रिवर्स कर्व किस टाइप से दिखती है, या लाइक दिस। ठीक है, जिसमें इस पार्ट का सेंटर होता है इधर, ठीक है, और ये इसकी होती है रेडियस, आर से डिनोट कर देता हूँ, सेंटर को O1 से कर देता हूँ, और इस वाले पार्ट का होता है सेंटर इस तरफ से O2 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, रेडियस इसकी लाइक दिस, स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं। तो रेडियस अलग अलग, सेंटर अलग अलग, बट एक कॉमन टेंजेंट पास होती है जो कि लाइक दिस ऐसे जाती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी क्या, रिवर्स कर्व। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, perpendicular offset from a tangent to the junction of transition curve and circular curve is equal to। ये क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर ऑफसेट पूछ रहा है, मतलब कि जो ट्रांजिशन कर्व और सर्कुलर कर्व का जो जंक्शन पॉइंट होता है वहाँ पर परपेंडिकुलर ऑफसेट की क्या वैल्यू होती है, ये पूछ रहा है। ठीक है, लाइक जैसे कि हमारा ट्रांजिशन कर्व इस टाइप से जा रहा है और यहाँ से मान लीजिए हमारा सर्कुलर कर्व शुरू हो रहा है, तो ये हमारा जंक्शन पॉइंट हो गया। तो इस पॉइंट पर जो ऑफसेट रहेगा हमारा टेंजेंट के थ्रू, ये हमारी टेंजेंट हो गई, ठीक है, और ये हमारा ऑफसेट हो गया, OX से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, और ये हमारी क्या है, ट्रांजिशन कर्व, और ये है हमारी सर्कुलर कर्व। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इस ऑफसेट की वैल्यू। तो इस ऑफसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, 4 टाइम ऑफ शिफ्ट, और शिफ्ट को हम किससे देते हैं, 4L²/24 से। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, ये। तो हमारा जो ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी, 4 टाइम्स ऑफ शिफ्ट। ठीक है, समझ में आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, रैंकाइन्स डिफ्लेक्शन एंगल इन मिनट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द लेंथ ऑफ कॉर्ड विद, ठीक है, ऑप्शन ए डिग्री ऑफ द कर्व, बी स्क्वायर ऑफ डिग्री ऑफ कर्व, सी इनवर्स ऑफ डिग्री ऑफ कर्व या डी नन ऑफ दीज। ठीक है, डिफ्लेक्शन, रैंकाइन डिफ्लेक्शन एंगल पूछ रहा है, क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। रैंकाइन्स डिफ्लेक्शन एंगल गिवन बाय लेंथ ऑफ कॉर्ड मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ कर्व। ठीक है, याद रखना। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जो ऑप्शन नंबर ए, जिसमें डिग्री ऑफ कर्व को का फॉर्मूला क्या रहता है, 1719/r रेडियस। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 18, द लैटिट्यूड ऑफ ट्रैवर्स इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ विद, ऑप्शन ए टेंजेंट ऑफ इट्स रिड्यूस बियरिंग, बी साइन ऑफ इट्स रिड्यूस बियरिंग, सी कोसाइन ऑफ इट्स रिड्यूस बियरिंग या डी कोसेंट ऑफ इट्स रिड्यूस बियरिंग। तो जैसे आप यहाँ पर देखें कि ये जो हमारा L है वो लेंथ होती है हमारे एरर की, क्लोजिंग एरर की, जो हम ट्रैवर्सिंग में हमारा क्लोजिंग एरर जो बच जाता है उसकी लेंथ को हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि हम अपना क्लोजिंग एरर कैलकुलेट कर पाएँ ट्रैवर्सिंग में। ठीक है, तो इस लेंथ का, ये L लेंथ का जो प्रोजेक्शन हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। ठीक है, जैसे हम डिनोट करते हैं L से, और उसका, और वहीं पर अगर मैं बोल दूं कि अगर इस लेंथ L का प्रोजेक्शन हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में लें, ठीक है, यानी कि इस ऐसे, तो इसको हम बोल देते हैं डिपार्चर। तो वहीं पर अगर मैं इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करूं तो हमारे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, L cos थीटा। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि लैटिट्यूड को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लेते हैं, तो हमारा जो क्या लैटिट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, L cos थीटा। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ विद कोसाइन ऑफ इट्स रिड्यूस बियरिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वेयर एज डिपार्चर को लिखूं तो L sin थीटा, बिकॉज इसका जब कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, L sin थीटा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19,
व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग अ टाई लाइन इन अ चेन सर्वे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले एक सेट में मैंने आपसे चेक लाइन का पूछा था, इसमें क्वेश्चन आया टाई लाइन से। ठीक है, तो ऑप्शन है टू टेक ऑफसेट फॉर डिटेल्ड सर्वे, बी टू चेक एक्यूरेसी ऑफ वर्क, सी टू टेक डिटेल्स ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट, या डी नन। तो बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टाई लाइन जो होती हैं वो होती हैं टू टेक डिटेल्स ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट। लाइक मान लीजिए हम किसी एरिया का सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, ये कोई एरिया है, इसका सर्वे कर रहे हैं। यहाँ पे ये स्टेशन हमने लगाए ए बी सी डी, यहाँ पर हमारे स्टेशन हैं। ठीक है, ये हमारी मान लीजिए ए टू सी, ये हमारी क्या हो गई, बेस लाइन हो गई। ठीक है, और जो हमारी ये ए बी बी सी सी डी और ए डी है, ये क्या है, मेन सर्वे लाइन है। ठीक है, ये क्या है, मेन सर्वे लाइन। ये हमारी क्या है, बेस लाइन। ठीक है, ये हमारे स्टेशन है ए बी सी डी। तो मान लीजिए जैसे कि यहाँ कोई बिल्डिंग है, ठीक है, या कोई मान लीजिए गार्डन है, ट्रीज वगैरह हैं। ठीक है, तो इस ये सब डिटेल्स को प्लॉट करने के लिए जिस लाइन का यूज किया जाता है वो किया जाता है हमारी टाई लाइन का। ठीक है, जैसे लाइक दिस, जैसे कि ये। तो टाई लाइन जो हमारी होती हैं वो डिटेल्स को प्लॉट करने के लिए होती हैं फ्रॉम सर्वे लाइन। ठीक है, मेन सर्वे लाइन। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वेयरएज अगर मैं बात करूं कि टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ वर्क, एक्यूरेसी ऑफ वर्क को चेक करने के लिए जो लाइन यूज की जाती हैं वो क्या होती हैं, check line. Now question number 20. Substance tachometry is generally preferred for which type of ground condition? तो ऑप्शन A is flat, B undulating, C mountainous, या D desert। बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब्सटेंस टैकोमेट्री किससे की जाती है, सब्सटेंस बार की हेल्प से। ठीक है, जिस पॉइंट तक हमें मेजरमेंट लेनी है वहां पर सब्सटेंस बार को खड़ा करते हैं और हम अपने थियोडोलाइट से हॉरिजॉन्टल एंगल की हेल्प से हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी फॉर अंड्यूलेटिंग सर्फेसेस या ग्राउंड कंडीशंस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 21। मॉडर्न EDM इंस्ट्रूमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेजरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो EDM होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ए द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बी द रिफ्रैक्टिव एनर्जी जनरेटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सी द फेज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या डी नन ऑफ द अबव। बताइए। तो ये हमेशा याद रखना कि जो EDM होता है वो हमेशा जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो होता है द फेज डिफरेंस। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। फॉर इनडायरेक्ट रेंजिंग मेथड द मिनिमम नंबर ऑफ रेंजिंग रॉड रिक्वायर्ड इज या आर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कि इनडायरेक्ट रेंजिंग में कितनी मिनिमम नंबर ऑफ रेंजिंग रॉड रिक्वायर्ड होती हैं। ऑप्शन है A1, B2, C3 या D4। मिनिमम पूछ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि मिनिमम पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 4। मिनिमम 4 रेंजिंग रॉड रिक्वायर्ड होती हैं फॉर इनडायरेक्ट रेंजिंग के लिए। ठीक है, इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या होती है, जिसमें डिस्टेंस जो है वो लार्ज होती है कि जो हमारा एंड स्टेशन होता है वो विजिबल नहीं होता हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, और वहीं पर मैं बात करूं अगर डायरेक्ट रेंजिंग की, जहां पर हमारे जो एंड स्टेशन होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट से विजिबल होता है, उसके लिए जो मिनिमम चाहिए होती है रेंजिंग रॉड वो चाहिए होती है 3। ठीक है, 3 फॉर डायरेक्ट रेंजिंग एंड 4 फॉर इनडायरेक्ट रेंजिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ लेवलिंग इज डन टू कनेक्ट द बेंच मार्क, BM मतलब बेंच मार्क, to any intermediate point of the alignment for checking the accuracy of work। ठीक है, A trigonometric leveling, B fly leveling, C profile leveling, या D precise leveling। बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लाई लेवलिंग। ठीक है, तो फ्लाई लेवलिंग में क्या करते हैं कि एक हमारा बेंचमार्क होता है, वहां से हम अपना, ठीक है, जो भी अपनी लेवलिंग शुरू करते हैं। मान लीजिए कि एक किसी अलाइनमेंट में कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर
कुछ रिड्यूस बियरिंग आई, यहाँ पर कुछ रिड्यूस बियरिंग आई, फिर इधर कुछ आई, ठीक है, फिर इधर कुछ आई। तो मान लीजिए हमारा जो ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है, इसको ए लिख लेता हूँ, इसके इस बेंचमार्क से इस जो ए पॉइंट है इसकी हमें एक्यूरेसी देखनी है। तो हम क्या करते हैं कि एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है ना वहाँ से ले लेते हैं इस स्टेशन तक, ठीक है, और फिर हम लगातार हम फोर्थ साइड और बैक साइड लेते हुए चलते हैं और इसकी जो रिड्यूस बियरिंग होती है उसकी एक्यूरेसी मेजर कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है इसमें। Now question number 24. For taking offset with an optical square of right hand side of chain line, it is held by, ठीक है, ये कह रहा ऑफसेट लेने के लिए ऑप्टिकल स्क्वायर से राइट हैंड साइड से चेन लाइन में इट इज़ हेल्ड बाई। तो किस हैंड से हमें अपना ऑप्टिकल स्क्वायर पकड़ना पड़ेगा अगर हमें राइट साइड पर अपना ऑफसेट लेना है, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट हैंड अपसाइड डाउन, बी लेफ्ट हैंड अपराइट, सी राइट हैंड अपराइट, डी लेफ्ट हैंड अपसाइड डाउन। तो आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि ये हमारी कोई चेन लाइन है, ठीक है, तो हमें राइट साइड पर अगर कोई ऑफसेट लेना है मान लीजिए 30 डिग्री इस डायरेक्शन में, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें जो अपना इंस्ट्रूमेंट है वो लेफ्ट हैंड से पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, अंडरस्टूड। तो हमारे जो ऑप्शन पॉसिबल हो सकते हैं वो हो सकते हैं बी और डी, और वहीं हमारे को जो उसकी पोजीशन है वो अपराइट रखनी पड़ती है, ठीक है। इस वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, लेफ्ट हैंड अपराइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. Local attraction is in compass survey may exist due to option A incorrect labeling of magnetic needle, B loss of magnetism of needle, C friction of needle at pivot, D presence of magnetic substance near the instrument। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। लोकल अट्रैक्शन कंपास सर्वे में किस वजह से आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस नियर द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब हमारा कंपास। और मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हो सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, ठीक है, लाइक मैग्नेट हो सकती हैं, ठीक है, कोई आयरन की कोई चीज़ हो सकती है, ट्रांसमिशन लाइंस हो सकती है, करंट कैरिंग वायर्स, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 26. इन द डबल एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्शन द अपेरेंट एरर इज ऑप्शन ए इक्वल टू ट्रू एरर, बी हाफ ऑफ ट्रू एरर, सी 2 times ऑफ ट्रू एरर, डी 4 times ऑफ ट्रू एरर। बताइए। तो जो अपेरेंट एरर इन रिवर्सल जो देते हैं वो देते हैं अपेरेंट इक्वल्स टू 2 times ऑफ एक्चुअल एरर से, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पे डबल एप्लीकेशन बोल दिया, तो डबल एप्लीकेशन की वजह से क्या हो जाएगा 2 into ये पूरा फॉर्मूला, तो यानी कि 4 times ऑफ एक्चुअल एरर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 times ऑफ ट्रू एरर। ठीक है, ट्रू एरर को हम एक्चुअल एरर भी बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि वहाँ पे मैंने एक्चुअल एरर क्यों लिख दिया है। ना क्वेश्चन नंबर 27. नंबर ऑफ सब डिवीजन पर मीटर लेंथ ऑफ द लेवलिंग स्टाफ इज, ठीक है, 1 मीटर लेंथ में पूछ रहा है कितने सब डिविजन्स होते हैं लेवलिंग स्टाफ में। ऑप्शन ए 100, बी 200, सी 500 या डी 1000। बताइए। मैं आपको हिंट के लिए बता देता हूं कि जो एक सब डिवीजन होती है स्टाफ की वो 5 mm की होती है, ठीक है। तो 1 मीटर में पूछ रहा है, तो बताइए कितनी हो जाएगी। तो 1 मीटर में 1000 mm, ठीक है, 1000 mm को डिवाइड कर दो 5 mm से, तो कितना निकल के आ गया 200 सब डिविजन्स होती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28. Which of the following statement is correct for estimating the corrected area from a map of shrunk factor f? ठीक है, तो ये फॉर्मूले से दिखाएंगे आपको कि जो shrunk factor होता है उसका स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, मेजर्ड एरिया
अपॉन करेक्टेड एरिया। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला शंक फैक्टर का एरिया के लिए। ठीक है, तो आप करेक्टेड एरिया से पूछ रहा है तो करेक्टेड एरिया को ले आते हैं इक्वल के इधर, तो करेक्टेड एरिया इक्वल्स टू मेजर्ड एरिया अपॉन श्रंक फैक्टर का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मेजर्ड एरिया को हम कांस्टेंट मान लें और फर्दर इसे रिलेशन में शो करें तो करेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा, 1 अपॉन श्रंक फैक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देख लीजिए कौन सा जो ऑप्शन है वो इसको फॉलो कर रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसे फॉलो कर रहा है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एफ। ठीक है, एफ क्या है, हमारा श्रंक फैक्टर होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द टोटल लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ एनी पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द कॉमन ओरिजिन आर नोन एज ए इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, बी डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, सी कोऑर्डिनेट नंबर या डी नन। मैं आपको अगर दिखाऊं तो जैसे कि ये हमारा नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ठीक है, और ये जैसे लेंथ हमारी क्लोजिंग एरर की लेंथ। ठीक है, और ये एंगल जैसे कि हो गया हमारा। तो ऐसे करके अगर हम जैसे कि यहाँ पे बाई चांस अगर यहाँ पे लेंथ हो या यहाँ लेंथ हो या यहाँ लेंथ हो, ठीक है, ये ओरिजिन है हमारा पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कहीं भी अगर हो तो हमें नॉर्थ साउथ पे जितने भी लैटिट्यूड मिले उसका सम। ठीक है, और जितने भी डिपार्चर मिले उसका सम। ठीक है, समेशन लिखा है मैंने, समेशन ऑफ डी और समेशन ऑफ एल। तो ये क्या है, जो इनकी वैल्यूज आएगी लैटिट्यूड की और डिपार्चर की वो अलग अलग वैल्यूज आएंगी, इसलिए वो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 और लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का। विच टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज यूज्ड इन इंडियन रेलवे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है बहुत बार एग्जामों में। इसके जो ऑप्शन है, ए बर्नौली लेमिनस्केट, बी यूलर्स स्पाइरल, सी क्यूबिक पैराबोला, डी साइन कर्व। ठीक है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इंडियन रेलवे ने जो यूज करी है ट्रांजिशन कर्व वो है ए बर्नौली लेमिनस्केट। ठीक है, और जो बर्नौली लेमिनस्केट कर्व है उसे क्यों चूज किया है, क्योंकि जो उसका कर्वेचर होता है कर्व का वो बहुत लीनियरली वेरी करता है। ठीक है, इस वजह से अगर मैं वहीं पे आपसे कहूँ यूलर स्पाइरल जो कर्व होती है वो क्या है, तो हम जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है आइडियल ट्रांजिशन कर्व का, तो आइडियल ट्रांजिशन कर्व है हमारी यूलर स्पाइरल कर्व। ठीक है, तो यहीं पे हम अपने प्रैक्टिस सेट का एंड करते हैं। ठीक है, और आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप प्लीज़ पूछिए। और अब हम मिलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। ठीक है, सो बाय बाय।